अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसकी सल्तनत का क्या हुआ? अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके हरम की महिलाएं और उसकी पत्नी आखिर कहाँ गई? क्या उन्होंने किसी और से शादी कर ली या फिर कोई और राजा उन्हें जीत कर ले गया? ये सब बातें आपके मन में भी कभी कभी उठती होंगी कि आखिर खिलजी जैसा चालाक और ताकतवर सुल्तान जिसने औरतों को जीतने के लिए इतनी सारी जंग की, तो आखिर उसने अपने अंतिम समय में भी अपनी पत्नियों के लिए कुछ सोचकर तो जरूर रखा होगा। दोस्तों, आज का ये लेख बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी और उसकी पर्सनल जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपने आज तक किसी से नहीं सुने होंगे। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही आसपास के छोटे मोटे राज्य के राजा खुद ही शस्त्र छोड़कर अपने आप हार मान लेते थे। दोस्तों, खिलजी जितना ताकतवर था उससे कहीं ज्यादा वो शातिर दिमाग का था। मलिक कफूर से मिलने से पहले उसने जितने भी युद्ध जीते थे वे सारे उसने अपने दिमाग के बल पर जीते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जीते जी बहुत सारे मंदिरों और इमारतों को खंडहर करके उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी। उसके हरम में अधिकतर हिंदू महिलाएं थीं। उसका कहना था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद होती है। यही कारण था कि उसकी 4 शादियों में 3 पत्नियां हिंदू थी। उसकी एक बीवी जिसका नाम मल्लिका जहां था, जो कि उसके सगे चाचा की लड़की यानी कि उसकी बहन थी। उसने उसी से शादी की थी। उसने मल्लिका जहां से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की सल्तनत को हथिया कर उनकी जगह लेना चाहता था। मल्लिका जहां से शादी के बाद उसने अपने चाचा यानी कि मलिका जहां के पिता यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उनकी सल्तनत को कब्जे में कर लिया और उनकी गद्दी पर राज करने लगा। ये एक लड़ाई और जीत के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी की पहली सफलता थी। जलालुद्दीन के मरने के बाद जलालुद्दीन की सारी रखेल और उसके सारे सिपाहियों को अपने हक में मिलाकर उन पर कब्जा करके अलाउद्दीन खिलजी का जज्बा 7वें आसमान पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान सफलता को पाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है, वो जितनी जल्दी सफल होता है उतनी ही जल्दी सफलता की सीढ़ियों से नीचे गिरता है। अलाउद्दीन ने अपनी ताकत और चतुराई से जो भी कमाया वो सब मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगे। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने जीवन के अंतिम पलों को मुश्किल के साथ काट रहा था, तब उसने अपनी पहली पत्नी मलिका जहां को अपने पास बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को रोककर नहीं बल्कि हंसकर काटना। अगर तुम किसी से प्रेम करती हो तो उसके पास चली जाना, क्योंकि अभी तुम जवान और खूबसूरत हो। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम मेरे वियोग में अगर रोना शुरू कर दोगी तो तुम अपनी जवानी और अपने जीवन के मजे नहीं ले पाओगे। दोस्तों, ये बातें सुनकर लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कितना नेकदिल था जो कि अपनी बीवी से ऐसी बातें बोल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके वंश में दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो उसकी जगह ले सके, और ना ही खिलजी वंश में कोई ऐसा शासक था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसके जैसी ताकत और दिमाग रखता हो। हालांकि अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन का खास वजीर और उसका प्रेमी मालिक कफूर था, जो कि अलाउद्दीन के बीमार होने पर सारे बड़े फैसले लेने लगा था। अलाउद्दीन उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मालिक कफूर के हर फैसले को वह अपना फैसला बता देता था। यूं तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसकी विरासत और उसके पूरे राज्य को हथियाने का पूरा षड्यंत्र मालिक काफूर ने रच ही लिया था। लेकिन सारे राज्य और सल्तनत को पता था कि मालिक काफूर एक हिजड़ा है जिसे 1299 में गुजरात के एक बाजार से खरीदा गया था, और वो एक हिंदू ब्राह्मण है जिसकी वजह से
अलाउद्दीन की वजीर उससे और भी ज्यादा चिढ़ते थे। हालांकि बाद में उसे मुस्लिम बना दिया गया था, लेकिन अलाउद्दीन के वजीर शुरुआत में उससे चिढ़ाते थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि मालिक का अपनी सुंदरता और अपने युद्ध कौशल से अलाउद्दीन खलजी का दिल जीत लिया था, और कभी कभी वो रात में अलाउद्दीन खलजी का दिल भी बहलाता था। हमारी बातों से आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अलाउद्दीन के वजीरों ने पहले से ही अपनी एकता में एकजुट होकर यह प्रण कर लिया था कि मालिक काफूर को हम सुल्तान किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। यह बात तब की है जब मालिक काफूर दक्षिण भारत के दौरे पर था। उस समय अलाउद्दीन खलजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और अलाउद्दीन बार बार मालिक काफूर को याद कर रहा था। कुछ इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन को मालिक काफूर की याद इतनी ज्यादा आने लगी कि वो मालिक काफूर के लिए रात भर रोता था। जब उसकी पत्नियां उसके साथ रात बिताने को कहती थी, तब वो सिर्फ इतना कहता था कि मालिक काफूर के उसमें जो बात है वो तुम में नहीं है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवियों ने भी उसके पास आना छोड़ दिया था। दोस्तों, समय की नज़ाकत को देखते हुए भी अलाउद्दीन यही चाहता था कि उसके बाद मलिक काफूर ही खिलजी वंश का सुल्तान बने। अलाउद्दीन खलजी ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि उसे पता था कि मालिक काफूर एक हिजड़ा है, तो मालिक काफूर से उसकी किसी भी बीवी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी जब से अलाउद्दीन मालिक काफूर को वजीर बनाया था, तब से उसके सर पर केवल और केवल पूरे भारत को जीतने का भूत सवार था, और दक्षिण भारत को जीतकर उसने अलाउद्दीन खलजी का दिल और भी ज्यादा जीत लिया था। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान चाहता है वो हमेशा नहीं होता। अगर इंसान का चाहा हुआ होने लगे तो इंसान और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। इस बात को लेकर अलाउद्दीन खलजी ने अपने वजीरों से मालिक काफूर के बारे में बात की तो सबने इस बात का विरोध किया और कहा कि उसने भले ही बाद में इस्लाम कबूल लिया हो, लेकिन है तो वह एक ब्राह्मण ही, और क्या पता कल को अगर मालिक ने धोखे से सभी को मारने की कोशिश की तो हम सब क्या कर सकते हैं। इसके बदले में अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि मैं सालों से मालिक को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा और ना ही मालिक का फूल हमारी रानियों पर कभी गंदी नजर डालेगा। इस पर एक बूढ़े वजीर ने कहा कि वो एक हिजड़ा है, औरतों पर तो वो वैसे भी नजर नहीं डालेगा, लेकिन सोचिए अगर उसने रानियों को जान से मार दिया तो फिर क्या होगा। ये सारी बातें बहस पर खत्म हुई जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इन सारी बातों के कुछ दिन बाद ही अचानक खबर आई कि अलाउद्दीन ने रात में आखिरी सांस ली। यह सुनते ही राज्य के वजीर, जो अभी तक अलाउद्दीन खलजी के हर फैसले की इज्जत करते थे और उसके फैसले का इंतजार किया करते थे, उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत उन सारे वजीरों को खबर की जो राज्य से दूर थे। इस दौरान मलिक काफूर को भी खबर मिल गई। काफूर के पास खबर पहुंचते ही वो महल में आया और खिलजी को दफनाने के बाद ही काफूर ने उसी शाम को यह ऐलान कर दिया कि वो कल सुबह सूर्य होने के साथ ही राजगद्दी पर बैठेगा। ये खबर सुनते ही सारे वजीरों में अफरा तफरी मच गई और सारे वजीरों ने मिलकर रात में कुछ सैनिकों को बुलाकर मालिक काफूर पर हमला करवा दिया और मालिक काफूर को जान से मरवा दिया। ये वो समय था जब पूरे महल में किसी का राज नहीं था और कोई भी कुछ भी कर सकता था। इसी बीच रात में कुछ वजीरों ने देखा कि महल के बुढ़े हकीम, जो कि रानियों की देखभाल किया करते थे और उन्हें दवाइयाँ दिया करते थे, वो हरम की रानियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अलाउद्दीन जब जिंदा था तब उसे अपने वंश की बहुत चिंता थी और वो सोचता था कि मेरे मरने के बाद कहीं मेरे ही आसपास की रियासत के राजा मेरे राज्य पर आक्रमण करके कहीं उसे जीत ना ले और मेरी रानियों को बंदी
बना लें। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ही राज्य के लोग ऐसे हैं जो उसी की रानियों की आंतरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही खुद भी मजे ले रहे हैं। अलाउद्दीन के मरने के बाद यह सिलसिला काफी दिनों तक चला। बता दें, अलाउद्दीन खिलजी अपने आखिरी समय में यौन रोगों से पीड़ित था। उसने जीवन भर केवल और केवल संबंध ही बनाए थे, जिस वजह से आखिरी समय में उसका जो हाल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। वो जहां से भी निकलता था वहां की हर उस औरत की इज्जत को तार तार कर देता था जो उसके रास्ते में आती थी। कहते हैं, जब उसने पश्चिमी भारत के एक छोटे से गांव पर आक्रमण किया तब उसे एक घर में एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसकी उम्र करीब 17 साल थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उस बच्ची की इज्जत को उसी की मां के सामने तार तार कर दिया था और फिर बच्ची को मार दिया था। कहते हैं कि उस बच्ची की मां ने खिलजी को बहुत बुरी बुरी बद्दुआ दी थी और उसी के बाद से खिलजी का बुरा समय शुरू हो गया था। खिलजी के मरते ही उसके कुछ वजीर जो इस बात को समझ गए थे कि अब इस वंश का अंत होना तय है, वो खिलजी द्वारा हथियाई कुछ जमीन का भाग और कुछ सोना चांदी लेकर अलग हो गए थे। लेकिन कुछ वजीर खिलजी की हरम की रानियों में फंस गए और उनके सौंदर्य और हुस्न में डूब गए और उनसे अपने जिस्म की आग बुझाने लगे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वैसे भी कई दिनों से बीमार था और उसके मर जाने के बाद कोई नहीं था जो उसके हरम की औरतों का ख्याल रख सके, जिस वजह से उसके हरम की औरतें दरबान और सिपाहियों को ही अपने कक्ष में बुलवाने लगी थीं। लेकिन इन महिलाओं की इच्छाओं को खिलजी के हकीम पूरा करते थे क्योंकि उनको दवाओं और जड़ी बूटियों की काफी जानकारी थी जिनको खाकर वो हरम की महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्ट कर देते थे। यही कारण था कि हरम की खूबसूरत लड़कियां और औरतें जवान और हष्टपुष्ट सिपाहियों को छोड़कर बूढ़े हकीमों की तलाश में रहती थी। दोस्तों, 1316 ईस्वी में खिलजी की मृत्यु हुई थी और मात्र 4 साल के अंदर ही यानी कि 1320 में खिलजी वंश का खात्मा हो गया। क्योंकि खिलजी वंश दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से यासुद्दीन तुगलक ने मौके का फायदा उठाया और अलाउद्दीन खिलजी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और पूरे राज्य को जीत लिया। इस तरह से पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश का जन्म हुआ।